सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी बात कहते हुए दिखाई तो दे रहे हैं और सभी पक्ष में भी दिखाई देते हैं महिलाओं के अधिकार को लेकर के। लेकिन सियासत आखिर इतनी ज्यादा इस पर क्यों होती जा रही है? कहां पर सबसे ज्यादा स्थिति गंभीर बन जाती है? हमने एक बार पहले भी इस पर बात की थी। आपने कहा कि कानून तो पास हो गया, अब नोटिफाई भी सरकार ने कर दिया है, अब ये लागू भी हो जाएगा। तो ये लागू हो जाएगा तो फिर इतना कहते ना हंगामा क्यों है बरपा? ऐसा है कैनाथ जी, जो आज का हरियाणा का जो विधानसभा सेशन था और जो लोकसभा का 16 से 18 तक 3 दिन का जो सेशन था, वो राजनीति, कोरी राजनीति इस देश में चल रही थी। जैसा कि ओंकार जी ने बताया, सितंबर 23 में ये बिल पारित हो गया। राष्ट्रपति जी ने 28 सितंबर को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3.25 साल तक इसको लिस्टेड क्यों नहीं किया, अधिसूचित क्यों नहीं किया? और ये भी इनको तब याद आया, जो अधिसूचित बिल नहीं हुआ उसमें अमेंडमेंट लेकर आ गए। तो किसी कानूनविद ने सलाह दी होगी तो ये तो कानून बनेगा तो उसमें अमेंडमेंट आएगी ना। अब ये श्रेय लेने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की गलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस पार्टी की जो मैनेजमेंट है, कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया मैनेजमेंट है, कांग्रेस को एक किस्म से बैक फुट पे रखने के लिए और खुद श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज का विधानसभा सत्र भी बुलाया। और लोकसभा का जो सत्र है, आप सुन रहे होंगे, सभी ने, हमने सुना, अमित शाह जी ने लास्ट में, सबसे लास्ट में उत्तर दिया था लोकसभा में। तो वो ये कह रहे थे, अगर विपक्ष मान जाए तो 1 घंटे के लिए सेशन को बंद कर देते हैं और हम वो अमेंडमेंट 50% वाला परिसीमन में ला देते हैं। हम लोकसभा की कार्रवाई अक्सर देखते हैं, कितनी बार विपक्ष से पूछकर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। अगर सरकार की मंशा होती तो वो उसको स्थगित करके भी उसको लाया जा सकता था। 1 घंटा मांग रहे थे अमित शाह जी, और उस समय भी मुझे ये लगता है इसमें राजनीतिक दलों का, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस को महिला विरोधी साबित किया जाए और अपने आप को ये कहा जाए तो हम तो महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें अड़ंगा अड़ा रही है। केवल इस राजनीति के कारण इस महिला आरक्षण बिल में देरी हो रही है। अगर ये चाहते 543 पे ही करना होता तो 2024 में करने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम सभी जानते हैं, नगर परिषद, नगर पालिका निगमों में जब महिलाओं को आरक्षण देना होता है तो चुनाव से 1-2 महीने पहले ड्रा डाले जाते हैं भी कहाँ पे महिलाओं को आरक्षित वार्ड दिए जाएंगे। इसी पद्धति पे लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता? मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, ये निश्चित रूप से 2029 में लागू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जिम्मेवारी है कि अपनी फ्लोर मैनेजमेंट को ठीक करते हुए विपक्ष को एक साथ लेके आए। विपक्ष भी नहीं चाहेगा भी उसकी ये महिला विरोधी उसको साबित किया जाए। अगर 50% परिसीमन में सभी राज्यों की सीटें बढ़ाई जाएंगी तो परिसीमन बिल भी पास हो जाएगा 29 के चुनाव में। भाटिया जी, मैं कहीं पढ़ रही थी कि तमिलनाडु जो है और उत्तर प्रदेश जो है, जैसे बात यहाँ पर कही गई थी कि हर एक राज्य में 50% जो संख्या है सीटों की, उसकी मौजूदा संख्या के हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 50% बढ़ती है तो 120 सीट हो जाती है। तमिलनाडु में 39 सीट है, 50% बढ़ती है तो लगभग 60 के करीब ये आंकड़ा पहुंच जाता है। मौजूदा हिसाब से देखें तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 40 सीटों का अंतर है। 50-50% वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर सीट संख्या बढ़ती है तो यह अंतर जो है 60 पहुंच जाएगा। तो 20 सीटों का अंतर आ रहा है। तो जो दक्षिण है वो यही नहीं चाहता है। इसीलिए वहां के जो मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि अगले 30 साल के लिए इस परिसीमन को और फ्रीज कर दिया जाए, जो सीटों की संख्या है वो फ्रीज कर दी जाए। सरकार अगर यहां पर महिला आरक्षण की बात करती है तो अगर नियत और नीति दोनों को एक दिखाना है तो क्या यहां पर यह किया जा सकता है कि परिसीमन वाली शर्त को हटा दिया जाए और
जो अभी मौजूदा संख्या है उसी पर कोई सहमति बने? ऐसा कहना जी, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं। वास्तव में हर राजनीतिक दल का अगर क्रॉस दी पार्टी लाइन जब बात आएगी, इन 543 सीटों में से 1/3 महिलाओं को देने के लिए, तो सभी पार्टियों के जो पुरुष नेता हैं अंदर बैठ के वो बात करेंगे, हमारी सीटें कम हो सकती हैं, हमारी सीट पे कट लग सकता है। इसलिए एक किस्म से ये सबों ने सहमति बनाई कि हम इसकी इतनी सीटें बढ़ा देती हैं जो महिलाओं को दी जाने वाली हैं। सीटों का अंतर अब भी है। मतलब ये तो हो गया कि भाई बढ़ेंगी तो ही महिलाओं को जाएंगी, नहीं बढ़ेंगी तो भाई पुरुषों के पास ही वो सीट रह जाएंगी। तो ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कही जाए यहाँ पर। ये तो सभी राजनीतिक दलों को तय करना होगा कि भाई, क्योंकि हर बार ये होता ही है कि जो मौजूदा उम्मीदवार हैं या जनप्रतिनिधि हैं वही तो होते नहीं है, किसी का टिकट कटता भी है, नए चेहरे को मौका दिया जाता है। कहना जी, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, हमारे डेमोक्रेसी में भी कुछ राजघराने, नए राजघराने बन गए हैं, उनकी सीटें वही रहती हैं। अनेक सीटें मैं गिनवा सकता हूँ, कम से कम 20-30 सीटें मुझे याद है जहाँ पे एक ही राजघराना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का जो एक घराना है, पहले फादर लड़ते थे, अब उनकी धर्मपत्नी है या उनकी बेटी है या बेटा है, तो वही, तो उनको सबसे ज्यादा आपत्ति होगी क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगे। अब ये जो सीटों वाली बात है, अंतर तो रहेगा। मेन अंतर क्या है, ये परिसीमन में भारतीय जनता पार्टी 50% की शर्त इसलिए नहीं लेके आए थे क्योंकि उनको ये लगता था यूपी की सीटें 80 से 120 नहीं, 130 की जा सकती हैं, 135 की जा सकती हैं आबादी के हिसाब से, और तमिलनाडु की 39 से, या अगर आबादी के रेशियो से हो तो 39 रह जाएंगी या 42 हो जाएंगी, 37। तो इसलिए आबादी को छोड़ दिया गया और प्रतिशत लगा दिया गया। हाँ, एक लाइन में लास्ट, वास्तव में दक्षिण के राज्य ये चाहते हैं जितनी उनकी सीटें हैं, अगर उत्तर में 50% बढ़े तो उनकी भी बढ़े। उनके मन में भय ये है, परिसीमन आबादी से जोड़ दिया गया तो उनकी सीटें और कम हो जाएंगी, तो उनका जरूरत नहीं रहेगी सत्ता में आने के लिए, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार ही बहुत है। तो ये कुछ भय जो है, इसको सर्वदलीय बैठक में इस 16 से 18 से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। ठीक है, सबको बुला के उनको राजी करके ही इसको पास किया जा सकता है। जो स्थिति इस समय संसद में है, सभी राजनीतिक दलों को सहमत करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं है। बेनीवाल जी, सर्वदलीय बैठक बुला करके सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी। विपक्ष अभी जो कह रहा है कि कोई सर्वदलीय बैठक नहीं